हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जिनको कंफ्यूजन होता है कि हम अपना टू डू लिस्ट कैसे बनाएं, अपने एक दिन का टारगेट कैसे सेट करें। क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम एक दिन में कई सब्जेक्ट पढ़ें या फिर एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ें, कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं, कैसे टाइम को मैनेज करें। क्योंकि जो एकेडमिक का टाइम टेबल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है और आपकी कंपटीशन का जो टाइम टेबल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। कंपटीशन की डिमांड बहुत अलग है और आपके एकेडमिक की डिमांड बहुत अलग होती है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में अपने शेड्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। आपको हो सकता है कि आपका शेड्यूल कुछ और हो। पहले ये चीज मैं क्लियर कर दूं, सबका टाइम टेबल सेम नहीं हो सकता है, सबकी कंडीशन अलग है, सबके पास टाइमिंग अलग अलग है। सारे लोग हाउस वाइफ हैं जिनको अपनी फैमिली संभालना है, अपने बच्चे संभालने, उसके बाद स्टडी करने, तो सबका टाइम अलग हो सकता है। किसी का सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है। बस एक आइडियाज मिल जाते हैं दूसरों के टाइम टेबल से कि दूसरा इंसान कैसे सेट कर रहा है, टाइम को कैसे मैनेज कर रहा है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जब हम फ्रेशर होते हैं तब आती है, क्योंकि उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता। हम जस्ट अपना एकेडमिक कंप्लीट किए होते हैं तो हमारे दिमाग में वही प्लान चल रहा होता है। लेकिन कंपटीशन का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टफ है। कंपटीशन आपसे पेशेंस, कंसिस्टेंसी सब कुछ मांगता है और ये सब कुछ आपको इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाके आप एक कंप्लीट पैकेज बन के आते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज बनने की जो जर्नी होती है काफी टफ होती है। इतना इजी नहीं होता है कि खुद की फाइट खुद से होती है। पहले हम लोग खुद से लड़ते हैं, अपने आलस से, अपनी कमियों से, उसके बाद जाके हम कहीं कंपटीशन का रुख करते हैं और कंपटीशन की तरफ हम अपने आप को देख पाते हैं कि हाँ, कंपटीशन में हम भी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि करंट अफेयर्स हमें डेली कंप्लीट करना है। ये बहुत टफ टास्क हो जाता है क्योंकि एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ते रहिए तो होता है कुछ दिन बाद ऐसे बहुत बोरियत महसूस होती है, लगता है नहीं अब इसको यहीं पे ब्रेक कर दो, बहुत ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है चीजें। लेकिन कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम का जो नेचर है उसमें करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। तो करंट अफेयर्स को आप साइड में नहीं रख सकते हैं। सेकेंड आता है कि जीएस का हम कोई भी एक सब्जेक्ट में अपना बता रही हूँ कि जीएस का अगर मैं कोई ये भी एक सब्जेक्ट लेके मैं बहुत दिनों तक कंटिन्यू कर लेती हूँ तो फिर दूसरे सब्जेक्ट को उठाने का मेरा मन नहीं करता है। कई बार बहुत ज्यादा ऐसे टफनेस फील होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जीएस के 2 सब्जेक्ट मैं साथ में लेके चलूं ताकि हमें कभी ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े कि हम किसी एक सब्जेक्ट पे स्टक हो गए हैं। और तो फ्रेंड्स, आजकल लाइट बहुत ज्यादा कट रही है जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। 4-4, 5-5 घंटे लाइट गायब रहती है। बिजली विभाग का शायद कोई काम चल रहा है जिसकी वजह से लाइट बहुत ज्यादा कट रही है। तो ये वीडियो कल चली जानी चाहिए थी आप लोगों के बीच, लेकिन ये वीडियो आज जाएगी क्योंकि लाइट नहीं रहती है तो कोई काम ही नहीं हो पाता है। तो फिर ब्लॉगिंग करना भी समझ नहीं आता है कि हम क्या आप लोगों के साथ शेयर करें, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और कल वीडियो जैसे ही मैं शूट कर रही थी बीच में ही लाइट कट हो गई। तो जहां से वीडियो कट हुई है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक सब्जेक्ट पे स्टक कर जाते हैं और वो प्रॉब्लम आप एकेडमिक में अपना जाएंगे, देखेंगे, रिकॉल करेंगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को बहुत अच्छे से आता था बोर्ड एग्जाम में, उसको बहुत अच्छे से लिख के आते थे। लेकिन कई बार ये गलतियां करते थे हम लोग कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल छोड़ देते थे क्योंकि इतना टाइम हम दे देते थे जो क्वेश्चन आ रहा है उस पे कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके बारे में कुछ भी लिखने का टाइम नहीं बचता था। लेकिन वही अगर जो बच्चा औसत आंसर लिख के आया है उसके वो औसत मार्किंग होगी, फिर भी वो आपसे आगे रहेगा क्योंकि उसको दोनों क्वेश्चन पे नंबर मिले हैं। और हम लोग बहुत बेहतर लिखे हैं लेकिन एक ही क्वेश्चन लिख के आए हैं। गलती यहाँ नहीं दोहरानी है, उस गलती से सीख के यहाँ उन गलतियों को सुधारना है कि हमें किसी भी एक सब्जेक्ट पे स्टक नहीं करना है, किसी भी एक सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, इक्वल टाइम डिवाइड करना है और सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने हैं। चाहे वो हमारा करंट अफेयर्स हो गया, जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो गया या फिर हमारी हिंदी हो गई, क्योंकि हिंदी 60 नंबर की है और वो मेरिट बनाने या बिगाड़ने का काम करती है। अगर आपने हिंदी बहुत अच्छा कर लिया तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं क्योंकि जीएस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबका एवरेज होता है। जीएस किसी का बहुत बेस्ट नहीं होता है कि 140 में 130 कोई लेके चला है, नहीं। एक आध 2 एस्पिरेंट कहते हैं हमेशा हम कि अपवाद हर जगह होता है, अपवादों को नहीं देखना है। हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो हम एवरेज स्टूडेंट को देखेंगे कि एक एवरेज मार्क्स क्या होता है, या फिर जो बच्चे ज्यादा संख्या में किस एरिया में है, ज्यादा संख्या में किस एरिया में मेरिट बनती है, उन चीजों को समझना है हमें।
तो इसी वजह से मैं जीएस के 2 सब्जेक्ट रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में मैं एक आध हफ्ते के लिए उसको ब्रेक करके कोई और सब्जेक्ट भी ऐड कर लूँ, ताकि मेरा इंटरेस्ट बना रहे सारे सब्जेक्ट पे और मैं अच्छे से पूरे सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम दे पाऊँ। इस चीज़ का प्रयास मैं हमेशा करती रहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बीच बीच में मेरी रीजनिंग इंक्लूड हो जाती है, बीच बीच में मैं हिंदी इंक्लूड कर देती हूँ, बीच बीच में मैं मैपिंग कंप्लीट करती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना इसी सर्कल का हिस्सा है कि हमें किसी एक सब्जेक्ट को बहुत फोकस्ड होके बाकियों को इग्नोर नहीं करना है, बाकियों को भी इक्वल टाइम देना है। कई बार ऐसा होता है ना कि करंट अफेयर्स में कहती हूँ डेली पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि 1-2 दिन के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होने लगती है। ऐसे लगता है कि अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, अब नहीं समझ आ रहा है, चीज़ें बाउंस कर रही हैं। तो 1 से 2 दिन का ब्रेक, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स में ब्रेक नहीं लेना है। करंट अफेयर्स डेली का आपका बढ़ता जा रहा है और जो पुराना आपने पढ़ा है ना वो बहुत काम नहीं आने वाला है। आपका 1 साल तक का आयोग पूछता है, तो जो पहले का आपने पढ़ा वो माइनस हो गया, अब उसकी नीड यहाँ पे नहीं है। बहुत रेयर होता है कि एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपका पुराना, नहीं तो पुराना क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो करंट अफेयर्स पे इस वजह से टाइम डेली का देना जरूरी है। तो हमारे शेड्यूल में यही 3 चीज़ें मेंशन रहती हैं। सबसे पहले होता है जीएस का 2 सब्जेक्ट, साथ में करंट अफेयर्स अच्छा खासा टाइम ले जाता है आपका। उसके बाद आप जब टेस्ट देने बैठते हैं टेक्स्ट बुक से, तो वहाँ एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मेरे शेड्यूल इन्हीं 3 सब्जेक्ट अराउंड रहता है। उसके बाद कभी ऐसा होता है कि कोई क्लास हमारी छोटी हो गई तो उसमें हम रीजनिंग इंक्लूड कर लेते हैं, रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने से जो नियम होते हैं वो आपके रिकॉल होते रहते हैं, वो भूलने के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि रीजनिंग और मैथ इस बार देखने को मिला है आपके पेपर में अच्छा खासा 14 क्वेश्चन था रीजनिंग और मैथ से, तो उसको भी उतना ही टाइम देना है। और जिनका वीक है मुझे लगता है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो पोर्शन ऐसा है कि वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे और जो बच्चा सॉल्व कर ले जाएगा वहाँ से सॉलिड क्वेश्चन निकाल ले जाएगा, सॉलिड मार्क्स निकाल ले जाएगा। तो आपको भी उस एरिया पे उतना ही फोकस करना है, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आप मेरिट में बहुत पीछे चले जाते हो, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। तो अपने शेड्यूल पे अपने अकॉर्डिंग आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। बहुत लोगों की रीजनिंग मैथ बहुत स्ट्रांग है, तो उनके लिए अलग से प्रैक्टिस करने की या तैयार करने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। वो अपना जो टोटल पेपर सॉल्व करते हैं उसमें रीजनिंग के और मैथ के उतने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनकी उतनी प्रैक्टिस उसके लिए सफिशिएंट होगी। लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे उतना अच्छे से नहीं आती है मैथ और रीजनिंग, कई बार मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है रीजनिंग और मैथ का, तो मैं भूल जाती हूँ, तो उसको बार बार मुझे रिवाइज करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से आप अपने वीकनेस भी जानिए, अपनी स्ट्रेंथ भी जानिए, क्योंकि एक एस्पिरेंट को अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए कि हमारी वीकनेस क्या है, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। अगर आपको आपकी वीकनेस पता ही नहीं है तो आप काम क्या करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ पे ही काम करते रह जाएंगे और जो वीकनेस है वो वैसे की वैसे पड़ी रह जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और टाइम टेबल में मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है मुझे लगता है यही होती है कि आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए, आपकी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए। उस हिसाब से आप टाइम डिवाइड करिए, उस हिसाब से आप सब्जेक्टों का निर्धारण करिए कि हमें एक दिन में क्या पढ़ना है। एक दिन में जैसे कोई टफ सब्जेक्ट आपने रख लिया जो आपको नहीं आता है, एक और दूसरा आपने ईजी रख लिया। आप जब अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब आप बहुत फोकस्ड होते हैं तब थोड़ा सा टफ वाले सब्जेक्ट को रखिए कि चीज़ों को समझना आसान रहे, और जब आपको लगता है कि थोड़ी बहुत हम डाइवर्ट है फिर भी रिवाइज कर सकते हैं, तो आपका जो स्ट्रेंथ है उसको रखिए बीच में और उसको अच्छे से रिवाइज करिए। और करंट अफेयर्स तो होता है कि या तो सुबह में तैयार होता है या तो शाम को, उसके लिए कोई दूसरा टाइम नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग मैं तैयार करती हूँ जो वो ऐसे ही तैयार करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरी तबीयत नहीं सही रहती है तो मॉर्निंग वाला टाइम मेरा निकल जाता है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ उसमें, तो मैं उसको अब ये नहीं करती हूँ कि पहले वहीं से स्टार्ट करूँगी, मैं उसको शाम के टाइम के लिए रख देती हूँ। शाम के टाइम में मैं उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ 1 से 1.5 घंटे में। तो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए, मेरा शेड्यूल यही रहता है। और तो फ्रेंड्स एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ, छोटी सी चीज़ जो कि बीच में वीडियो में मिस हो गई है। जब भी मैं घटना चक्र को टारगेट करती हूँ तो उस टाइम पे मेरा 1 सब्जेक्ट होता है जीएस का, क्योंकि मुझे घटना चक्र को टारगेट करना है, घटना चक्र के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये टारगेट करना है कि 3 से 4 दिन में एक सब्जेक्ट को खत्म करना है। तो उस टाइम पे मेरा 1 सब्जेक्ट होता है। लेकिन अभी मेरी क्लासेस भी चल रही हैं साथ में और घटना चक्र से अभी मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो इस वजह से मेरा 2 सब्जेक्ट जीएस का होता है। तो ये रहा मेरा शेड्यूल जो कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, मैं कितना टाइम देती हूँ
कोशिश किया है मैंने बताने की, और बाकी कुछ चीजें अगर रह गई हैं तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।